नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए हिंदी सब्जेक्ट में जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन्हीं प्रश्नों को आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप लोग भी 2025 में मैट्रिक बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में जयचंदो कौन सी संज्ञा है, यही आप लोगों को बताना है। दोस्तों, इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ, इस वाक्य में आने वाला शब्द जो जयचंदो है यह दोस्तों भाव को व्यक्त करने के लिए लिया गया है। यानी कि इस वाक्य में आया हुआ शब्द जयचंदो का प्रयोग भाव को व्यक्त करने के लिए किया गया है, इसलिए दोस्तों हम लोग इस शब्द को भाववाचक संज्ञा के रूप में जानेंगे। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पर। दूसरे नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में मैंने कौन सा सर्वनाम है। आप लोगों को उस सर्वनाम का नाम बताना है। दोस्तों, यह कविता मैंने लिखी है, इस वाक्य में आने वाला शब्द जो मैंने है यह दोस्तों लिया गया है निजवाचक सर्वनाम से। यदि आप लोग सर्वनाम के बारे में जानते होंगे, सर्वनाम के प्रकारों से परिचित होंगे तो दोस्तों आपको पता होगा कि मैंने निजवाचक सर्वनाम में ही आता है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक सर्वनाम। 3 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है यही आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग वाक्य को ध्यान से समझिए। वाक्य है हमारे पास, यह गाय बहुत दूध देती है। तो दोस्तों कोई ना कोई गाय है जिसके बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन वो जो गाय है वो दोस्तों दूर नहीं है बल्कि हमारे पास ही है। आप सभी को पता है दोस्तों कि यह का प्रयोग किया जाता है नज़दीक की वस्तुओं को बोध कराने के लिए, और वह का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को बोध कराने के लिए। तो दोस्तों अगर इस वाक्य में यह शब्द आया हुआ है तो दोस्तों आप समझ सकते होंगे कि कहीं ना कहीं जो गाय है वो दोस्तों हमारे आसपास ही है, इसलिए यह जो शब्द है वो दोस्तों आ जाएगा किसके अंतर्गत है, तो दोस्तों आ जाएगा सर्वनामी के विशेषण के अंतर्गत। दोस्तों यह सर्वनाम की विशेषता को बता रहा है। यह जो शब्द है वो दोस्तों इस वाक्य के लिए सर्वनाम के रूप में आया हुआ है और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, इसलिए हम लोग यह को ले लेंगे किस रूप में, तो दोस्तों ले लेंगे सर्वनामी के विशेषण के रूप में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं 4 नंबर सवाल में। 4 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है यही आप सभी को बताना है। दोस्तों मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में आने वाला शब्द जो मैं है वो दोस्तों जानते हैं किस कारक की विभक्ति है, वो दोस्तों अधिकरण कारक की विभक्ति है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं 5 नंबर सवाल में। 5 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, वर्तमान काल में
कितने प्रकार है आप लोगों को बताना है। दोस्तों हिंदी में वर्तमान काल में टोटल 3 प्रकार होते हैं और अंग्रेजी में वर्तमान काल में टोटल 4 प्रकार होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है हिंदी का। तो दोस्तों हिंदी के लिए हम लोग वर्तमान काल का प्रकार टोटल 3 ही ले लेंगे। ठीक है, कितना ले लेंगे? तो दोस्तों 3 ले लेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ बात करते हैं हम लोग 6 नंबर सवाल में। 6 नंबर सवाल में कहा जा रहा है शयन का संधि विच्छेद क्या है। आप सभी को बताना है कि शयन का संधि विच्छेद क्या होता है। दोस्तों शयन का संधि विच्छेद होता है से प्लस अन। ठीक है दोस्तों, 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, से प्लस अन। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में। 7 नंबर सवाल में कहा जा रहा है यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग यानी कि ये वाला, ठीक है, 2 बिंदु रहता है दोस्तों, इसी को विसर्ग बोलते हैं। यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाता है, यही आप लोगों को बताना है। दोस्तों यह व्याकरण से पूछा गया प्रश्न है, यानी कि अभी तक हम जो भी प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए हैं ये सभी के सभी प्रश्न व्याकरण से संबंधित है। दोस्तों विसर्ग के बाद जब च या छ रहता है तो विसर्ग जानते हैं किस में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग दोस्तों परिवर्तित हो जाता है संज्ञा में। किस में? तो दोस्तों संज्ञा में। तालाबी समय हलंत रहता है उसमें दोस्तों परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा 7 का। यहाँ पर 8 नंबर सवाल में कहा जा रहा है पथभ्रष्ट। ठीक है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, उस समास का नाम आप लोगों को बताना है। दोस्तों पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर सवाल में कहा जा रहा है अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में क्या प्रधान होता है, आपको यही बताना है। दोस्तों अव्ययी भाव समास में प्रथम और अंतिम दोनों पद प्रधान होता है, इसलिए दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें देखिए दोनों पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, अव्ययी भाव में नहीं। अव्ययी भाव में प्रथम पद ही प्रधान होता है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद अवयव होता है। ठीक है, 10 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है, उस उपसर्ग का नाम आप सभी को बताना है। दोस्तों दुर्लभ में उपसर्ग होता है दू और र पर हलंत वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ड के साथ उ आएगा हर्षाई के रूप में, ना कि दीर्घाई के रूप में। यहाँ पर दुर्लभ शब्द में ड के साथ जो उ आया हुआ है वो दोस्तों आया हुआ है हर्षाई के रूप में, ना कि दीर्घाई के रूप में। इसलिए दोस्तों हम लोग द के साथ उ लेंगे किस रूप में? तो हर्षाई के रूप में। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 11 नंबर में। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों लिखावट में आवट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आवट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 12 नंबर सवाल में। 12 नंबर सवाल में कहा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, आपको शुद्ध शब्द सेलेक्ट करना है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में जो शब्द शुद्ध है उसी को सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों मुझे तो लगता है कि इन चारों में जो शुद्ध शब्द है वो दोस्तों है ये वाला। ठीक है, ऑप्शन डी वाला। दोस्तों मुहूर्त इसी तरीके से लिखाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
13 नंबर सवाल में कहा जा रहा है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द युद्ध है। दोस्तों युद्ध नहीं होगा बल्कि शुद्ध होगा। मिस्टेक से यहाँ पर युद्ध लिखा गया है। आप सभी को शुद्ध शब्द बताना है। दोस्तों ऑप्शन में आया हुआ है शब्द वाहिनी। आपको बताना है कि वाहिनी शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है। दोस्तों आप लोगों ने बायोलॉजी में वाहिनी का नाम सुना होगा और आपने देखा भी होगा। आप बताइए कि वाहिनी कैसे लिखा जाता है। दोस्तों वाहिनी लिखा जाता है ऑप्शन ए की तरीके से। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 14 नंबर में। इस प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको शुद्ध वाक्य बताना है। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कोयल का कंठ मधुरतम है। कोयल का कंठ मधुरतम है। दोस्तों यह वाक्य बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। शुद्ध है लेकिन प्योर बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। इस ऑप्शन को लेकर नहीं चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी में है राम को चरखा काटना चाहिए। राम को चरखा काटना चाहिए। दोस्तों यह भी वाक्य बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। मैंने कविता सुनाया, यह भी वाक्य शुद्ध नहीं है। मैंने कविता सुनाई, मैंने कविता सुनाई, यह वाक्य शुद्ध है। तो दोस्तों इसको भी नहीं लेंगे। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी वाला वाक्य है यही दोस्तों शुद्ध है। क्या है इसमें? इसमें है मेला में मिठाइयाँ बिकती हैं। दोस्तों यही वाक्य क्या होगा? शुद्ध होगा। ठीक है, 15 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आप सभी को मुहावरे का सही अर्थ बताना है दिन दूना रात चौगुना का। ठीक है दोस्तों, 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खूब उन्नति करना। ऑप्शन नंबर डी। 16 नंबर सवाल में कहा जा रहा है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। दोस्तों जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 17 नंबर सवाल में चलते हैं। इसमें है सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। आपको बताना है उसका मूल्य। सेन साहब ने जो नया मोटर कार खरीदा था वो कितना का था, आपको उसका मूल्य बताना है। दोस्तों यह जो वाक्य है वो लिया गया है, जानते हैं कहाँ से? वो लिया गया है 20 के दांत वाले चैप्टर से। उसी चैप्टर से यह क्वेश्चन उठाया गया है। आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7,500। ठीक है, 7,500 मूल्य था उनके नई मोटर कार का। 18 नंबर सवाल में है महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है, यही आपको बताना है। ये देखिए ये जो पंक्ति लिया गया है ना, ये पंक्ति किताब के बीच से लिया गया है। आपको दोस्तों अपने किताब के चैप्टर का नाम बताना है कि यह पंक्ति आपके किताब के किस चैप्टर से लिया गया है। दोस्तों यह पंक्ति आपके किताब के 20 के दांत वाले चैप्टर से लिया गया है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 19 नंबर सवाल में कहा जा रहा है पुरानी अस्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि पुरानी अस्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहा जाता है। दोस्तों चूहे को कहा जाता है माइस। क्या कहा जाता है? माइस कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर सवाल में है पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है। आपको उस लेखक का नाम बताना है। फिर से सुन लीजिए क्या कहा जा रहा है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस लेखक की है, यही आप लोगों को बताना है। दोस्तों यह जो पंक्ति है वो दोस्तों है रामविलास शर्मा की। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को सेलेक्ट कर लेंगे। 21 नंबर सवाल में है, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया है? आप लोगों को उस लिपि का नाम बताना है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदी नागरी लिपि। नंदी नागरी लिपि ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 22 नंबर सवाल में है, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? आपको बताना है कि जो बहादुर था वो लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, उसका दोस्तों आपको नाम बताना है, जिस नाम से बहादुर लेखक को पुकारता था। दोस्तों 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाबूजी। बाबूजी कहकर बहादुर लेखक को संबोधित करता था। 23 नंबर सवाल में है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? आप लोगों को बताना है कि रामविलास शर्मा जी को किस कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। आप लोगों को उस कृति का नाम बताना है। तो दोस्तों जानते हैं उस कृति का नाम क्या है? उस कृति का नाम है निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर सवाल में है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, यही आप सभी को बताना है ऑप्शन के माध्यम से। दोस्तों 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ की मार के कारण। माँ की मार के डर से बहादुर अपने घर से भाग गया था। ठीक है। 25 नंबर सवाल में है, पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? आपको उस स्थान का नाम बताना है। दोस्तों पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ जहाँ पर आखिरी प्रोग्राम किया था उस स्थान का नाम है रामपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप लोग समझिएगा। 26 नंबर सवाल में है, आंद्रे ब्रेतो, रेने शॉ और पाल एलुआर ने अभिनयों में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की? आपको उन कविताओं की संख्या बतानी है। तो दोस्तों उन्होंने जानते हैं कितनी कविताओं की रचना की? उन्होंने 30 कविताओं की रचना की। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल में है, मछली कहानी के लेखक कौन है? आप सभी को उस लेखक का नाम बताना है। दोस्तों मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, मछली लेकर कौन भाग गया था? आपको उस पात्र का नाम बताना है जिसने मछली लेकर भागा था। दोस्तों 28 का सही आंसर हो जाएगा संतु। संतु ही मछली लेकर भागा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल में है, बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? आपको बिस्मिल्लाह खां के पिता के नाम बताना है। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैगंबर बख्श खां। पैगंबर बख्श खां नाम था। ठीक है। 30 नंबर सवाल में है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है? आपको उस पाठ का नाम बताना है। तो दोस्तों शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति पाठ से ही यह वाक्य लिया गया है, यह पंक्ति लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल में है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती बाबू? आपको यही बताना है। ठीक है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु ज्ञान के बिना किसी प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। 32 नंबर सवाल में है, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? रसखान को पुष्टि मार्ग के लिए जिसने भी दीक्षा दी थी उसका नाम आप सभी को बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद ने। रामानंद ने दिया था। ठीक है। 33 नंबर सवाल में है दोस्तों, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो कहता है क्योंकि? आपको उसका कारण बताना है। कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो क्यों कहता है?
तो दोस्तों जो कवि है वो प्रेम मार्ग को अति सुधो इसलिए कहता है क्योंकि देखिए यहाँ तकनीक के भी चतुराई काम नहीं करती। उसके बाद है यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है। और तीसरा है यहाँ कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। दोस्तों तीनों ही सही है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल में है स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है। स्वदेशी जो पाठ है उसमें दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है, आपको उस पुस्तक का नाम बताना है। दोस्तों उस पुस्तक का नाम है प्रेम धन सर्वस्व। प्रेम धन सर्वस्व, ठीक है, इसी पुस्तक का नाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 35 नंबर सवाल में है पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दोस्तों पंत को जिस किसी भी कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उस कृति का नाम आप सभी को बताना है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा भैया, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि चिंदबरा। चिंदबरा कृति के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। 36 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं। दोस्तों जो दिनकर है वो उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल में कहा जा रहा है हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज क्या है। दोस्तों हिरोशिमा पाठ में नगर के चौक पर निकलने वाला सूरज परमाणु बम है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 38 नंबर सवाल में है दोस्तों एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है। दोस्तों एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को जहर हो जाने से बचाना चाहता है। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 39 नंबर प्रश्न में। 39 नंबर सवाल में है हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है। दोस्तों हमारी नींद कविता में नींद आलस का प्रतीक है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर में है खालिश बेचैनी किसकी है। दोस्तों खालिश बेचैनी खरगोश की है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 नंबर सवाल में है गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है। आप लोगों को उस कवि का नाम बताना है। दोस्तों उस कवि का नाम है जीवनानंद दास। जीवनानंद दास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 42 नंबर सवाल में है मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है, आपको उससे कवि का नाम बताना है। तो दोस्तों 42 का जो सही आंसर होगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर भारती के द्वारा। किसके द्वारा, तो धर्मवीर भारती के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है 43 नंबर सवाल में दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है। दोस्तों दही वाली मंगमा कहानी कन्नड़ भाषा से अनुदित है, इसलिए 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर सवाल में है विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस कहानी की है, आपको उस कहानी का नाम बताना है। दोस्तों यह कहानी ढहते विश्वास कहानी की है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर है 45 नंबर में माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। आपको बताना है कि जो माँ कहानी है वो किस भाषा से अनुदित है। दोस्तों 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
गुजराती भाषा से अनुदित है। 46 नंबर सवाल में कहा जा रहा है उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? यह पंक्ति जिस किसी भी कहानी की है उस कहानी का नाम बताना है। 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 47 नंबर सवाल में है बली अमाल किस गांव से आई थी? दोस्तों बली अमाल मुनांडीपट्टी गांव से आई थी। डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर में है सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था? दोस्तों सीता के बड़े पुत्र का नाम नारायण था। क्या था? नारायण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? जो मंगू की माँ थी वो अस्पताल को किसकी उपमा देती थी उसका नाम आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों गौशाला की उपमा देती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो दोस्तों श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम है एस रंगराजन है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने अच्छी तरीके से इस वीडियो के माध्यम से जान लिया। दोस्तों यहाँ पर जो 50 नंबर सवाल है ना वो दोस्तों मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि श्रीनिवास जी का जो पूरा नाम है वो दोस्तों अलग है। ठीक है, उनका पूरा नाम जो है वो दोस्तों है कुछ अलग से, यानी कि अयंगार करके है उनका नाम। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को बताया है जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।